हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस के अंदर। आज की ये जो वीडियो है हमारी वो उत्तराखंड के लोक संस्कृति के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो अब जैसा कि जानते हैं कि लोक संस्कृति का जो वेटेज है लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है हर एक एग्ज़ाम में। इससे पहले अगर हम बात करें तो 4 से 5 सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट 2 एग्ज़ाम जो UKSSC द्वारा कराए गए हैं यानी कि स्टेनो और आपका आबकारी, इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर आपके इससे करीबन कितने सवाल पूछे गए हैं? तो 9 से 10 सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो 9 से 10 सवाल की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखो 9 से 10 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 9 सवाल आपके किसमें पूछे गए हैं तो ये आबकारी में, और 10 सवाल किसमें पूछे गए हैं तो ये आपके स्टेनो में पूछे गए हैं। और ये बाकी सारे सवाल किससे आए हैं? आपके संस्कृति से। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर संस्कृति होती क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृति की बात करें ना, तो देखो संस्कृति होती क्या, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर संस्कृति क्या हुई। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी संस्कृति का एक प्रतीक है। जो भी इन्होंने क्या कहते हैं आभूषण पहने हुए हैं, जो भी इन्होंने कपड़े पहने हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? संस्कृति। यहाँ पे जो ये आपका क्या कहते हैं कोई यात्रा चल रही है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक संस्कृति का प्रतीक है। और यहाँ पे ये कुछ भोज्य पदार्थ हैं तो ये भी क्या है? एक संस्कृति का प्रतीक है। दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जिससे क्या कहते हैं आपकी अलग पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो आपकी कल्चर या फिर आपकी संस्कृति को डिनोट करता है। वो आपका क्या हो सकता है? आपकी बोली भाषा जो आपको यूनिक बनाती है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ आपका? तो वो हुआ आपका बोली और भाषा। ठीक है, तो इसके अंदर संस्कृति के अंदर बोली भाषा भी आ जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपका रहन सहन, कि आप कैसे रहते हो, तो जब रहने की बात करते हैं हम तो देखोगे हमारे यहाँ शिल्प कला होगी। ठीक है, क्योंकि हम घर अलग तरीके के बनाएंगे। आप देखोगे प्लेन्स में अलग घर होंगे, पहाड़ों में अलग घर होंगे, इवन यहाँ तक कि अगर हम देखेंगे कि जो जनजातियाँ होती हैं उनमें भी क्या होता है आपका अलग अलग घर देखने को मिलते हैं। तो रहन सहन अलग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो खान पान अलग होगा, होगा नहीं होगा? तो खान पान भी किस में आ जाएगा? आपका इसी के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अगर हम बात करें तो देखो जो लोकगीत होंगे आपके, ठीक है, तो हर जगह पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं, अलग अलग टाइप। आप देखोगे तो इवन कुमाऊनी में अलग गीत होंगे, गढ़वाली में अलग गीत होंगे। ठीक है, और फिर इसका जो जनजातियाँ उनके वहाँ पे अलग अलग गीत होंगे, उनके यहाँ अलग अलग नृत्य होंगे। तो ये सब भी किस में आ जाएगा? क्यों? वो आपको आइडेंटिटी दे रहा है एक अलग। फिर उसके आपके देवी देवता जो पूजा विधान होते हैं, ठीक है, उसे करने का तरीका, ये भी आप एक संस्कृति यानी कल्चर का एक प्रतीक है। तो देखो कल्चर एक बहुत ही वास्ट मतलब वर्ड है, मतलब कि काफ़ी बड़ा एक शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो उससे आप समझ गए होंगे कि आपके आभूषण, रहन सहन, कपड़े जो आप पहन रहे हो, ठीक है, जो आपका पूजा पाठ का तरीका है, जो आपका खान पान की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपकी संस्कृति के अंदर आती हैं। और उत्तराखंड में अगर आप रह रहे हो तो उत्तराखंड के कल्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में ही एक क्या है? यूनिक कल्चर को दिखाती है। और इसी की वजह से हम पहचाने भी जाते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप के झोड़ा नृत्य, छोले नृत्य, ठीक है, छोपती, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पे मंडुए की रोटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम पहचाने जाते हैं, तो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है। तो यही हमारी संस्कृति हुई। तो देखो संस्कृति तो हमने समझा कि संस्कृति आखिर होती क्या है। अब इससे पेपर के अंदर क्या आते हैं आपके 10 नंबर तो बनने हैं, इतना हमें पता है। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका यानी कि एसआई का एग्ज़ाम, और 19 को जो है आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कवर करने वाले हैं इन टॉपिक्स को। तो देखो पहला टॉपिक है हमारा चित्रकला का, फिर हम इस शिल्पकला को देखेंगे। ठीक है, तो शिल्पकला होगा आपका, चित्रकला होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? संगीत कला के अंदर लोकगीत, और संगीत कला में आपका नृत्य एवं नाटक, और फिर संगीत कला के अंदर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंदी होगी, तो आपके लिए आपको क्या करना है, इसमें कंटिन्यू बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना एंड तक। ठीक है, और जो भी आपको लगता है उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला जो है खास तौर पर उत्तराखंड की जो चित्रकला है उसे हम क्या कहते हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है आपका प्राचीन चित्रकला, दूसरा है आपका क्या कहते हैं मध्य एवं आधुनिक चित्रकला। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो लोक चित्र। ठीक, तो इनमें आपको चित्रकला को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप देखो प्राचीन चित्रकला में हो क्या रहा था। प्राचीन की बात कर रहे हैं यानी कि हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एंशिएंट में क्या होता था प्राचीन के टाइम पे, तो प्राचीन में एविडेंस कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? क्योंकि देखो प्राचीन कला में किसने बनाया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो नहीं पता होती है, लेकिन क्या है उसके एविडेंस दिखाई देते हैं आज भी। तो प्राचीन चित्रकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखो प्राचीन चित्रकला के उदाहरण देखते हैं हम। प्राचीन चित्रकला में हमारे क्या क्या आते हैं आपके? तो पहला आता है हमारा लाखू गुफा, दूसरा आता है ग्वारखिया गुफा, तीसरा आता है आपका कुमाऊनी किमनी गाँव, फिर लोथाप गुफा और हुडली गुफा। ठीक है,
तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि क्या आता है कि इनमें से प्राचीन चित्रकला का उदाहरण है, तो आपको क्या बताना है? लाखू गुफा, ग्वारखा गुफा, किमनी गांव, लेथाव गुफा और हुडली गुफा। अब इसमें मिला क्या क्या है, देखो ये बात समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो लाखू गुफा के अंदर क्या है आपका कि यहाँ से हमें क्या मिले हैं? शैल चित्र देखने को मिलते हैं, शैल चित्र, ठीक है। तो शैल चित्र का मतलब क्या हुआ? देखो शैल चित्र का मतलब हुआ कि जो शैल यानी कि पत्थरों पे जो बने हुए चित्र होते हैं वो हमें यहाँ पे कहाँ देखने को मिलते हैं? लाखू गुफा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो शैल चित्र देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे देखिए शैल चित्र में क्या मिला है हमें? तो यहाँ मिला है हमें क्या आता है कि जो समूह में नृत्य करते हुए लोग हैं, ठीक है। तो समूह में नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। और उसके साथ में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे समूह में नृत्य करते हुए चित्र तो है ही है, उसके साथ विभिन्न पशुओं के चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? विभिन्न पशुओं के चित्र भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिला है? ये आपका लाखू गुफा से देखने को मिला है, ठीक है। और इन्हें क्या करा गया है? स्पेशली चित्रों से भी सजाया गया है। तो लाखू गुफा आपको याद रखना है, ये है कहाँ पर हमारा लाखू गुफा? तो ये आपका अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक। तो अल्मोड़ा में है ये, कई बार सवाल पेपर में आ चुका है ऐसे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से कितने पॉइंट्स देखने को मिल गए? तो पहला पॉइंट तो हमें यही मिल गया कि देखो ये किसका उदाहरण है? एक प्राचीन क्या आता है? चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? प्राचीन चित्रकला के बाद कि लाखू गुफा जो है वो आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, अल्मोड़ा के अंदर है। फिर उसके बाद देखो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? लोग क्या आते हैं आपकी जो लोक संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या आते हैं? ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? समूह में करते हुए नृत्य, मतलब कि उसके चित्र मिला है, समूह में नृत्य करते हुए का चित्र। और उसे किससे सजाया गया है? तो कलर से सजाया गया है और पशुओं को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ पर समूह में करते हुए लोग हैं और क्या आते हैं? पशुओं का चित्र भी है और उसे कलर से भी सजाया गया है। ये लाखू गुफा का एक एग्जाम्पल, और ये कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में, ठीक है। अब देखो ग्वारफा गुफा कहाँ पर है? तो ग्वारखा गुफा जो है आपका ये है हमारा चमोली के अंदर, ठीक है ना। तो ये चमोली में है। अब यहाँ से देखो क्या मिलता है। तो देखो ग्वारखा गुफा जो है यहाँ से अनेक टाइप के क्या कहते हैं? पशुओं का चित्र मिलता है। और ये जो है ना यहाँ पे भी पशुओं का चित्र मिला है, और आपका यहाँ पे भी किसका मिला है? पशुओं का ही। यहाँ पे पशुओं का, यहाँ भी पशुओं का, दोनों जगह पशुओं का ही मिला है। लेकिन ये वाले जो चित्र हैं, जो ग्वारखा गुफा वाले चित्र हैं, वो ज़्यादा चटकदार हैं। तो अगर आपसे सवाल आता है कि क्या आता है कि किस जगह के चित्र ज़्यादा चटकदार हैं, तो आपका ग्वारखा गुफा के जो चित्र हैं वो ज़्यादा चटकदार हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव टू क्या कहते हैं लाखू गुफा। मतलब लाखू गुफा से ज़्यादा चटकदार कहाँ के हैं? ग्वारखा गुफा के आपके क्या था चित्र ज़्यादा चटकदार है, ठीक है। और ग्वारखा गुफा कहाँ पर है आपकी? तो ये है आपकी चमोली में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें कि ये कहाँ पर है? तो हमारा चमोली के अंदर है ये, ठीक। अब देखो, अब अगली बात करें हम कि किमनी गाँव, ठीक है ना। तो किमनी गाँव कहाँ पर है? तो किमनी गाँव भी आपका चमोली के अंदर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किमनी गाँव कहाँ पर है? तो ये हमारा चमोली के अंदर है। तो यहाँ पे क्या मिला है कि यहाँ देखो शैल चित्र के हथियार एवं क्या कहते हैं पशुओं के वो हैं चित्र हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हथियारों के भी मिले हैं और आपके पशुओं को भी मिले हैं। तो यहाँ पे हथियार और पशुओं के दोनों के मिले हैं। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें, किमनी गाँव में किसके किसके मिले हैं? तो पशुओं को भी और हथियारों को भी मिले हैं, ठीक है। और लेथाप कहाँ पर है आपका? तो ये भी आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ है हमारा? ये भी अल्मोड़ा में है आपका लेथाप भी। तो लेथाप गुफा का भी हमें पता चल गया। किमनी गांव से क्या मिला हमें? हथियार के मिले हैं और क्या आते हैं? पशुओं को चित्र मिले हैं, ठीक। और ग्वारफा गुफा से क्या मिला हमें? तो यहाँ से भी पशुओं को मिले हैं लेकिन ये चटकदार ज़्यादा हैं। और लाखू गुफा से क्या है आपके? यहाँ पे पशुओं को भी मिले हैं और क्या आते हैं समूह में नृत्य करते हुए लोगों को भी मिले हैं। तो अभी देखो होता क्या था ना कि जो आदि मानव थे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्राचीन जो लोग थे, वो क्या करते थे कि ऐसे मतलब शेल्टर्स ऐसा जैसे आपके पत्थर हो गए कहीं पे भी ऐसी जगह है, ठीक है, इस टाइप की, तो थोड़ी सी जगह पे यहाँ पे आके बस गए, यहाँ पे आप बैठ गए थोड़ी बरसात से बचने के लिए, बाकी चीज़ों तो यहाँ पे ये लोग पत्थर वत्थर उठाते थे और इसी पे ये क्या आते हैं कोई भी डिज़ाइन बना दी, तो वही आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी पुरानी डिज़ाइंस हैं, काफ़ी हज़ारों साल पुरानी है, तो आपको मतलब ये आज भी इसके एविडेंस दिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे आपदाएँ आती हैं जिसमें ये बच जाते हैं। बनाया तो उन्होंने बहुत जगह पे होगा लेकिन अब कुछ जो बच गए हैं वही हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ से हमने रिवाइज़ कर लिया कि क्या था लाखू गुफा आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा। ग्वारफा क्या था? चमोली, किमनी चमोली, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हुडली की बात करते हैं हम, ठीक है ना। देखो हुडली हुडली की अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी है कि यहाँ पे क्या मिला हमें? नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ये आपका हुडली जो पड़ता है ना ये उत्तरकाशी के अंदर है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना ये कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में है, ठीक। तो ये उत्तरकाशी के अंदर है और यहाँ पे नीले रंग के जो वो क्या आता है कलर का यूज़ हुआ है।
इस गुफा में क्या हुआ है, नीले रंग का कलर का यूज़। तो पेपर में ऐसा भी सवाल आया हुआ है कि नीले रंग का कलर का यूज़ मतलब रंग का यूज़ कौन से क्या आता है उसमें देखने को मिलता है हमें। तो हुडली गुफा में नीले रंग का क्या आता है, प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। लाखू गुफा, अल्मोड़ा, गरखा गुफा, चमोली, किमनी गांव, चमोली, लुएताफ, अल्मोड़ा और हुडली आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो इतना हमें याद रहेगा हमेशा, अब हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो देखो मध्य एवं आधुनिक कालीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गढ़वाल शैली और मौलाराम की अगर हम बात करें तो यही क्या आता है, गढ़वाल शैली को विकास में बहुत बड़ा योगदान था इनका। और इसके साथ ही अगर योगदान की बात करें तो चैतू और मनकू का भी बहुत ही योगदान होता है, लेकिन ये इनके समांतर होते हैं। मौलाराम का सेपरेट योगदान रहा है और इनका अलग से योगदान रहा है। तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो आपके मौलाराम होते हैं इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में समझ लेते हैं कि देखो जो मौलाराम है ना, इनके एंसेस्टर से सवाल आ जाता है, यानी कि इनके पिता कौन थे, उससे ऊपर कौन कौन था। तो देखो पृथ्वीपति शाह के समय पे क्या आता है, सुलेमान सिक्कू क्या आते हैं, दरबार में आते हैं। तो उन्हें पृथ्वीपति शाह किसको शरण देते हैं, तो सुलेमान सिक्कू को शरण दे देते हैं। तो सुलेमान सिक्कू दरबार में आता है तो किसी किसके साथ में आता है, तो ये दो लोगों को साथ में लेके आया होता है। एक होते हैं आपके श्यामदास, ठीक है, तो एक होते हैं आपके श्यामदास और एक होते हैं आपके हरदास। ठीक है ना, एक होते हैं हमारे हरदास। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो सुलेमान सिक्को होते हैं ये इन दोनों को लेके तो आते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं वापस तो क्या होता है कि ये क्या आते हैं, इन दोनों को यहाँ छोड़ जाते हैं। तो इसमें से जो हरदास होते हैं ना आपके, तो ये हरदास क्या करते हैं, ये इनका ही मेन योगदान है। ठीक है, तो हरदास क्या करते हैं, इनके जो पुत्र होते हैं आपके हीरालाल, हीरालाल, ठीक है, और हीरालाल को ही अगर हम कहा जाए तो यही आपके अगर सवाल आता है पेपर में कि स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कौन है, तो वो कौन है, हीरालाल। तो इनका जो अगर हम कहें कि मतलब कि गढ़वाली शैली को मतलब स्टार्ट कौन करता है, तो हीरालाल करते हैं। और सीखा किससे होता है, तो ऑब्वियस बात है फादर से सीखा होगा, हरदास से। फिर हीरालाल के जो पुत्र होते हैं आपके मंगत राम होते हैं। ठीक है, तो इनके जो पुत्र होते हैं कौन होते हैं, मंगत राम होते हैं। ठीक, तो इनके जो पुत्र होते हैं आपके मंगत राम। तो अब देखो मंगत राम जो आते हैं आपके, मंगत राम, मंगत राम के ये पुत्र कौन है आपके, मौलाराम। अब समझ में आ गया आपको कि मौलाराम कौन है। तो मैंने आपको एक छोटी सी क्रोनोलॉजी बता दी कि मौलाराम कौन है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मौलाराम से सवाल एक बनता ही बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट थे। तो हमने समझा कि देखो मौलाराम कहाँ से आए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो मुगल में क्या कहते हैं पहले से ही चित्रकला और इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे, और वहीं से क्या कहते हैं इनके वंश दर वंश चीज़ें आती गई और इन्होंने यहाँ पर आकर ये सारे काम स्टार्ट किए। ठीक है, तो अगर हम बात करें गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार कौन था, तो वो आपको कौन थे, मौलाराम थे। ठीक है, और ये किसके किसके शरण में रहे हैं अगर ये सवाल आ जाता है, तो देखो ये किसके किसके शरण में रहे हैं। तो पहला है आपका प्रदीप शाह, ठीक है, प्रदीप शाह के उसमें रहे हैं। फिर दूसरा है आपका ललित शाह के इसमें रहे हैं। ठीक, मतलब संरक्षण किसका किसका प्राप्त था, तो एक ललित शाह हो गया, प्रदीप शाह हो गया, जय कीर्ति शाह हो गया, जय कीर्ति शाह। ठीक है, तो जय कीर्ति शाह हो गया और प्रद्युम्न शाह। ठीक है, इन सभी के संरक्षण किसको मिलता है, तो मौलाराम को मिलता है। ठीक है ना, और जो आपके एक सवाल और बनता है पेपर में यहाँ से कि जो कुंवर प्रीतम सिंह थे ना, वो इनके पास क्या आते हैं, कहाँ से आते थे, तो टिहरी से श्रीनगर आते थे इनके पास। ठीक है, सीखने के लिए, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो ये टिहरी से श्रीनगर आते थे सीखने के लिए। अब अगर हम बात करें देखो कि जो मौलाराम है उनके बाद जो गढ़वाली शैली की जो बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, अवनति होने लगी। अवनति मतलब कि डिक्रीज होने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा गिरने लगी थी। उससे पहले मौलाराम के समय पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ी थी। और अगर हम इनके वंशजों की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वालाराम, शिवराम, अजबराम, आत्माराम और तेजराम जैसे कुछ लोग थे जो इनके क्या आते हैं, वंशज थे। ठीक है, तो अब देखो गढ़वाल शैली इनके बाद जाने लगी, तो हम समझते हैं कि मौलाराम द्वारा जो बनाए गए चित्र थे उनके क्या क्या नाम थे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। देखो कि जो मौलाराम द्वारा बनाए गए चित्र हैं वो है आपका चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी हो गया आपका, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। और उसके साथ हो गया मयंक मुखी, मयंक मुखी। ठीक है, चंद्रमुखी, मयंक मुखी। ठीक है ना, और इसके साथ ही हो गया आपका उत्कंठिता नायिका और जयदेव वाजीर और आपका दंपत्ति। दंपत्ति काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो दंपत्ति जो चित्र है इनका, ये है आपका प्रद्युम्न शाह और उनके रानी का चित्र है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है दंपत्ति जो चित्र है उसमें किसका किसका वर्णन है, तो प्रद्युम्न शाह और उनके रानी का चित्र का वर्णन दिया गया है इसमें।
ठीक है। और राधा कृष्ण मिलन पे बनाया इन्होंने, और विप्रलंभा नायिका पे बना रखा, और सितार प्रिया पे बनाया हुआ है, हिंडोला पे, मस्तानी पे, ठीक है। तो ये कुछ इनके चित्र हैं जो इन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या बनाया। और इसके साथ ही क्या थे, ये एक कवि भी थे, चित्रकार तो थे ही थे, साथ में एक कवि भी थे। तो इनके अगर हम कविताओं की बात करें तो देखो इनके जो कविताएं थी ना, उसमें आपके क्या आते हैं, जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इनके बुक्स के अंदर आपकी पहली बुक किताब आती है कि गणराज वंश काव्य किसकी है। पहला सवाल तो यही आता है कि गणराज वंश काव्य किसकी रचना है, तो ये मौला राम की रचना है, गणराज वंश काव्य, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरी बुक की, तो देखो इसकी है इनकी गणगीता संग्राम, गणगीता, ये सारी के सारे पेपर में पूछी गई है, ठीक है। गणगीता संग्राम, तो गणगीता संग्राम की अगर हम बात करें तो ये किसकी है, तो ये भी किसकी है, तो मौला राम की है। तो गणगीता संग्राम हो गई, ठीक है। और ये क्या है गणगीता संग्राम, तो ये नाटक है, ये अगर पूछा जाता है आपसे तो ये क्या है, नाटक है, ठीक है। और मनमत सागर, और क्या है आपका मनमत सागर, ये भी किसकी है, तो ये भी आपके इन्हीं की है, मौला राम की है, ठीक है ना। तो इतना हमें समझ में आया है कि इनकी बुक्स कौन कौन सी है, गणराज वंश काव्य, गणगीता संग्राम और मनमत सागर, ये इन्हीं की हैं। और अगर हम इनके चित्रों की बात करें तो चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपत्ति, दंपत्ति किसकी है, तो प्रद्युम्न शाह और रानी का चित्र दिया गया है उसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। और राधा कृष्ण मिलन हो गया, ठीक है। और विप्रलंभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोल मस्तानी, और क्या आते हैं वास्किया नायिका, ठीक है। तो ये कुछ है, मतलब इसमें सब याद नहीं रखना है, लेकिन जो मैंने दंपत्ति बोला वो तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दंपत्ति याद रखना है। और इधर से मैंने जो बुक्स बताई वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो सिर्फ 3 ही बताई है मैंने आपको, ठीक है। एक तो बताया गणराज वंश काव्य, गणगीता संग्राम जो कि नाटक है, ठीक है, और मनमत सागर, ठीक है। तो इतने बताया मैंने, तो ये मौला राम से हमें याद रखना। अब देखो अगर हम बात करें कि क्या आते हैं कि जो इनके क्या आते हैं, जो शैली थी ना, उसका प्रमुख विषय क्या क्या था, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जो इनके मौला राम ने जो भी चित्र बनाए उसका कहीं पे भी संकलन नहीं हुआ था, मतलब किसी ने इकट्ठा नहीं किया था, तो इसे इकट्ठा करने का श्रेय जाता है ना। और सबसे पहले दुनिया के सामने इनके चित्रों को लेकर कौन आया था, तो उनका सबका श्रेय जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो कई बार पेपर में ये भी सवाल पूछा गया है कि बैरिस्टर मुकुंद मतलब कि इसका संकलन किसने किया था, या फिर इसको क्या कहते हैं मतलब सभी के सामने कौन लेके आया था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल क्या था, दुनिया में के सामने लाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, मुकुंदी लाल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना हमें कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसे क्या आते हैं, दुनिया के सामने लेके आते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई, देखो कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल इन्हें क्या आता है, सामने लेके आते हैं। और जो इनकी शैली थी उसके जो प्रमुख विषय क्या क्या थे, तो रुक्मणी मंगल, ठीक है। तो क्या क्या था आपका, रुक्मणी मंगल था, एक मिनट, हाँ ये मैं आपको लोक चित्र इसके बाद बताने वाला हूँ। तो देखो इसमें क्या आता है, इनके जो क्या आते हैं जो शैली थी उसमें क्या आता है, अगर हम बात करें कि प्रमुख विषय क्या क्या होते थे, तो रुक्मणी मंगल, नायिका, ठीक है, रामायण महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह, ये सारे के सारे होते थे। तो इसीलिए क्या आता है, जब ऐसे ऐसे नाम सुने उन्होंने, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे लिखना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टाइलिश नहीं है वैसा, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता सकूँ। फिर भी मेरे वॉइस पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो मैं ये, वरना अदरवाइज़ आप कैप्शंस को भी ऑन कर सकते हो। अगर आप कैप्शन भी ऑन करते हो तो आपको क्या आता है, चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, नीचे आपके वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, फिर से बता देता हूँ कि जो इनके जो शैली थी उसके प्रमुख विषय क्या क्या होते थे, तो उनके होते थे आपके रुक्मणी मंगल, नायिका भेद, रामायण महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह, ठीक है। तो ये इनके क्या होते थे, प्रमुख मतलब विषय हुआ करते थे। और अगर हम बात करें कि देखो मुकुंदी लाल क्या कहते हैं ना, तो मुकुंदी लाल जब इनके चित्रों को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो कि जो नारी का अंकन है ना, ऐसा मतलब पहाड़ी शैली में किसी और ने आज तक नहीं किया है, मतलब उस ऊंचाई तक कोई जा ही नहीं सकता जिस ऊंचाई तक मौला राम चले गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अगर हम बात करें देखो आगे कि जो इनके सारे के सारे जो मतलब चित्रों का संकलन है वो आज भी कहाँ रखा गया है, तो देखो वो रखा गया है आपका लंदन के में क्या आते हैं ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, पेरिस में भी रखा गया है, कैम्ब्रिज में भी रखा गया और बोस्टन अमेरिका में भी रखा गया है। इन संग्रहालयों में क्या आता है, गढ़वाली शैली के जो भी चित्र हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपरों का सवाल आता है कि ये गढ़वाली शैली के जो चित्र हैं मौला राम के और बाकी सबके, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो आपको बताना है कि लंदन में देखने को मिलता है, लंदन तो आपको पता है ब्रिटेन के अंदर है। दूसरा आपको पता चलेगा पेरिस, पेरिस कहाँ पर है हमारा, तो फ्रांस के अंदर है, ठीक है। तो ये पेरिस कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। और कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज कहाँ पर है हमारा,
तो कैम्ब्रिज है हमारा ब्रिटेन में, ठीक है, तो ये ऐसे में बताना है। तो कैम्ब्रिज में है रखी हुई, ठीक है। और फिर क्या है, बोस्टन, बोस्टन कहाँ पे हमारा, तो अमेरिका में बोस्टन। तो ये ध्यान रखना है कि ये अमेरिका में भी इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि देखो चैतू और मणकू के ना, तो चैतू मणकू ने क्या काम किया था, इन्होंने भी काफ़ी सारे चित्र बनाए थे और फेमस क्या कहते हैं, इनके 13 चित्र हैं, जो कि क्या कहते हैं, रुक्मणी हिरण, यानी कि आपका जो रुक्मणी और हिरण का एक चित्र है, ठीक है, रुक्मणी और हिरण, हिरण का एक चित्र है जो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये कहाँ रखा गया है, वाराणसी में रखा गया है। वहाँ पे एक कला भवन है, कला भवन है मतलब आर्ट गैलरी है, उसके अंदर क्या था, चैतू और मणकू के 13 चित्र हैं, उसमें क्या कहते हैं, एक फेमस है आपका रुक्मणी हिरण वाला, तो वो वहाँ पे रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो माणकू थे उन्होंने क्या कहते हैं, जयदेव की गीता गोविंदन का चित्रण किया है। तो जयदेव की जो गीता गोविंदम है उसका चित्रण कर रखा है, ठीक। तो 1730 में किया था। और क्या कहते हैं, उनके एक और चित्र फेमस है बहुत ही ज़्यादा, तो वो है आँख मिचौली। तो कभी पूछता है आँख मिचौली किसकी है, तो ये आपको बताना है किसकी, मणकू की है, ठीक है, माणकू या ठीक है मणकू, जो भी आपका, ये ना इसलिए लिखा गया है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, माणकू, तो ऐसे, ठीक है। तो माणकू का है आँख मिचौली, ये ध्यान रखना है हमें। अब अगर हम बात करें कि जो क्या कहते हैं, बैरिस्टर मुकुंद लाल जो थे, ठीक है, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं मौलाराम के ऊपर, तो कई बार पेपर में ऐसे भी सवाल आया हुआ है कि गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है, तो वो आपकी किसकी है, तो वो है आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स ऑन सम नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इस वाले को, तो गढ़वाल पेंटिंग्स, कई बार सवाल आया है, ठीक है। तो गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक है। तो मौलाराम ये किसकी है, तो ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है, ये वाली बुक। तो ये ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं, मौलाराम की नहीं है, पर ये उनके ऊपर लिखी हुई है, और लिखी किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखी है, ठीक है। और एक और है आपके गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये भी किसकी है, तो ये भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है, ठीक है। और ये किस में लिखी गई है, भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, भाषा है इसकी इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में लिखी गई है बुक्स, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। और भी देखो मौलाराम के ऊपर और भी सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो किस किसने लिखी हैं, तो देखो मौलाराम के ऊपर एक बुक लिखी गई है गढ़वाल पेंटिंग करके इंग्लिश के अंदर, तो वो लिखी है आपके वी आर्चर ने, वी आर्चर, ठीक है ना। तो ये लिखी है, देखो गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी है इन्होंने, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मौलाराम। तो सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और अगर आता है गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है, तो वी आर्चर की है। और अगला है सवाल कि क्या कहते हैं, जो डॉक्टर कठोच है उन्होंने भी इनके ऊपर लिखी है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण करके, एक बुक है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो गढ़वाल चित्रशैली, ठीक है, चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ठीक है। तो एक सर्वेक्षण करके ये किताब जो है ये किसकी है, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है मौलाराम के ऊपर ही, ये लिखी किसने है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर कठोच द्वारा। तो यशवंत सिंह कठोच जो है हमारे, ये उन्होंने लिखी है, ठीक है, कठोच, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना हमें। और एक और है देखो, किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला अगर पूछता है तो किसकी है, तो देखो अभी बुक से सवाल आ रहे थे ना, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट भी थे, तो पहाड़ी चित्रकला किसकी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये किसकी है पहाड़ी चित्रकला, तो ये है आपकी किशोरी लाल वैद्य की, किशोरी लाल वैद्य, किशोरी लाल, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, किशोरी लाल वैद्य की है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। अब देखो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लोक चित्र का टॉपिक। तो देखो लोक चित्र की अगर हम बात करें तो लोक चित्र यहाँ पे आपका किसी ना किसी टाइप के क्या होता है चित्र होते हैं। तो वो देखो ऐपन हो गया, थापा चित्र जो कि अभी लास्ट एग्जाम में ही आया था आपका, ठीक है, नाथ या फिर टुपुक चित्र हो गया, ठीक है, और वसुधरा चित्र हो गया, ज्योति मृतिका चित्र हो गया, प्रकीर्णन चित्र हो गया, लक्ष्मी पौ चित्र हो गया। तो ये कुछ टाइप के चित्र होते हैं जो कि क्या होता है उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ऐपन तो हम सभी जानते हैं ना, ऐपन में क्या होता है कि ये क्या होता है सजावट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी मांगलिक या धार्मिक अवसर या दहरी मतलब जो हमारी दहलीज होती है, ठीक है, उस पर आंगन में या फिर किसी के मतलब किससे बनाया जाता है ये, तो एक चीज़ ध्यान रखना हमें, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपकी विस्वार से बनाया जाता है। अब विस्वार क्या होता है, कई बार पेपर में यही आ जाता है। तो ये क्या होता है ना, चावल के आटे का घोल होता है, तो चावल के आटे का घोल होता है विस्वार, और इससे ही क्या होता है ऐपड़ बनता है। तो ये ध्यान रखना है।
और इसमें क्या होता है, लाल सफ़ेद और मिट्टी के सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। और इसके तहत ही क्या करते हैं कि जो आपके चंद्र, ठीक है, यानी कि चांद हो गया हमारा, स्वास्तिक वाले चित्र हो गए, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ये सब चीज़ें बनाई जाती है ना, अलग अलग टाइप के चित्र बनते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो शंख हो गया, घंटे का चित्र हो गया, कुछ भी है, पुष्प बना दिया, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका बेल सब, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा बनाते हैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं, मांगलिक कार्य वाली चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं रंगोली टाइप की। तो वो क्या होता है, आपका ऐपण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर ऐपण आ जाता है तो उसमें पता है यूज़ किसका होना है, विस्वार का। विस्वार क्या होता है, चावल के आटे का घोल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और देखो थापा चित्र की अगर हम बात करें तो देखो थापा चित्र में क्या होता है, ये क्या होता है ना कि ये त्योहार और मांगलिक अवसरों में क्या होता है, पीसे चावल का क्या बनाया जाता है, एक घोल टाइप का बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, अन्य जो अलग रंग होते हैं उसे मिला दिया जाता है, वही क्या होता है, थापा चित्र, उसी से ही बनता है, ठीक। तो ये होता है, ठीक है ना, इतना ही इससे सवाल पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो थापा चित्र से क्या क्या सवाल आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नातु या टुपुक चित्र क्या होता है, तो देखो जो विस्वार अभी हमने बात करी ना, तो वही विस्वार क्या आते हैं, विस्वार। और इसमें क्या आता है, गेरू की सहायता से रसोई घरों के ऊपर जो दीवारों पर देवी देवता के चित्र बनाते हैं ना, उसी को ही नातु या टुपुक चित्र कहते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि थापा चित्र क्या होता है कि जो आपका त्योहारों पर बनेगा, ठीक है, और मांगलिक अवसरों पर। और ऐपण क्या होता है, ऐपण आपका जो क्या होता है, दहलीज पे बनेगा, और वैसी चीज़ें बनेंगी जिसमें क्या आता है आपका स्वास्तिक या फिर चांद संग घंटा ये सब होगा, वो सब क्या आता है ऐपण में आ जाएगा। और थापा चित्र में क्या आ जाएगा, आपका जो मांगलिक त्योहारों पर बनता है। और टुपुक चित्र क्या होता है, इसमें स्पेशली आपका विस्वार की सहायता से, यानी कि चावल के जो आटे का घोल होता है उसमें गेरू का रंग मिलाया जाता है, ठीक है। गेरू क्या होता है, आपका वो रंग होता है एक टाइप का, ठीक है ना। तो उसे मिलाकर और क्या करा जाता है, आपका दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो उसी को ही नातो या टुपुक टुपुक चित्र कहते हैं। अब देखो वसुधरा चित्र क्या होता है, तो कुछ जो खास अवसर होते हैं ना, उसमें घर के जो पूजा स्थल होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो गेरू को लेप कर, जो विस्वार का पतले घोल डालकर जो चित्र बनाए जाते हैं, उसी को ही वसुधरा चित्र कहते हैं। यानी कि जो हमारा पूजा स्थल होता है उसके क्या कहते हैं आपके दहलीज पे, ठीक है, जो दहरी होती है वहाँ पे बनाया जाता है ये चित्र, ठीक है। तो उसे लेपा जाता है पहले सही से, आपने देखा होगा घरों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो उसी में ही क्या आता है, ये चित्र बनता है। अगर हम बात करें ज्योति मृत्तिका चित्र, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के रंगों का प्रयोग होता है, देवी देवताओं के लिए चित्र बनाए जाते हैं। और ऐसा चित्र कि आपका बनता है ये ज्योति मृत्तिका वाला, मोस्टली जो बनता है जन्माष्टमी, ठीक है, और दशहरा, ठीक है, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे त्योहारों पे ही बनाया जाता है ज्योति मृत्तिका वाला। और अगर हम बात करें प्रकीर्णन चित्र की, तो देखो इसमें क्या होता है कि रंग और ब्रश के और उंगलियों के माध्यम से बनाया जाता है। ये प्रकीर्ण वाला जो चित्र होता है ये किससे किससे बनता है, तो इसमें ब्रश का भी यूज़ होता है, ठीक है ना, ब्रश, इसमें ब्रश का भी यूज़ होता है। और साथ में किसका यूज़ होता है आपका, तो इसमें उंगलियों के भी माध्यम से क्या करते हैं, कागज़ और दरवाजों पर, चौराहे पर आदि में विभिन्न प्रकार के चित्र क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है ना। और लक्ष्मी पौ से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि क्या करते हैं लक्ष्मी पौ वाले चित्र, ठीक है। दिवाली के अवसर पे जो हम मुख्य द्वार पे करते हैं, तिजोरी या पूजा गृह के सामने जो हम पाँव के चिन्ह बनाते हैं, वही क्या होता है, लक्ष्मी पौ चित्र होते हैं, ठीक है। तो वो देखा होगा आपने, आजकल तो ऐसे भी आने लग गया है आर्टिफिशियल टाइप का ही। और इसके अगर अलावा हम बात करें कौन कौन से चित्रण होते हैं, तो देखो सेली होता है, शुभ कार्य में जो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि जो बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु क्या काम करते हैं, शिव मंडप और खेड़िया जो होता है, शरीर पर गाजो या गोदना या फिर क्या कहते हैं फूल पत्ती के देवी देवताओं को जो चित्र बनाते हैं ना, तो ये सेली होता है, ठीक है। और प्रवेश द्वारों पर हम चिपकाते हैं उसको, ठीक है, तो वही क्या होता है, सेली होता है, सेली। तो ये इसके अलावा है, ठीक है। ये बाकी आपको ये ध्यान रखना है। लक्ष्मी पौ चित्र क्या हुआ कि लक्ष्मी जी के पाँव बना दिए। प्रकीर्णन चित्र क्या हुआ कि उंगलियों की सहायता से बनाया, ठीक है। ज्योति मित्र का क्या हुआ आपका, तो ज्योति मित्र का हुआ कि जन्माष्टमी दशहरा वशहरा त्यौहार पर जो बनाया जाता है। वसुंधरा चित्र क्या होता है हमारा, तो क्या होता है कि पूजा स्थलों पे जो क्या आते हैं उसके दहलीज पे जो बनाया जाता है। टुपक चित्र क्या हुआ, देवी देवताओं के चित्र जो दीवारों बनेंगे, ठीक है। थापा चित्र क्या होता है हमारा, देखो थापा चित्र क्या होता है, थापा चित्र होता है कि क्या होता है मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, कभी बनेगा, जैसे कि क्या होता है किसी का मांगलिक अवसर पे, मतलब कि शुभ कार्य हो रहा है, गृह प्रवेश है, कुछ भी है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, थापा चित्र। ऐपण क्या होगा, तो ऐपण आपको पता ही है कि इसमें किसी भी टाइप का क्या होता है डिज़ाइन बना सकते हैं हम, शंख घंटा वंटा ऐसा कुछ भी, धार्मिक अवसर है, कुछ भी चीज़ है। और विस्वार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो विस्वार होता है चावल के आटों का घोल, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इनके बीच में, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो लोक चित्र हो गया हमारा, ठीक। अब अगर हम बात करें देखो शिल्प कला की, ठीक है ना,
तो सेल्फ कला देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ऐसे पढ़ाना, या फिर क्या कहते हैं आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसे बस इतने रखेंगे। फिलहाल के लिए आपको जैसे भी ये लगी हुई है वीडियो, आप लोग कमेंट और लाइक कर सकते हो, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच।